हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। एक बार फिर से हम बात करेंगे बड़े ही एक रोचक विषय पर जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोम, हमारी ब्रेन और सेकंड ब्रेन के बारे में। सेकंड ब्रेन ये क्या होता है? आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर उठा होगा। तो दोस्तों, सेकंड ब्रेन होता है, पहली बात तो फर्स्ट ब्रेन जो हमारा मेन ब्रेन है वो, जैसा कि आप सभी को पता होगा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक और चीज़ है जिसको हम सेकंड ब्रेन का नाम देते हैं, और वो है हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम यानी ENS। जो हमारा ENS है वो एक सेपरेट नर्वस सिस्टम है, एक अपने आप में एक अलग तंत्रिका प्रणाली है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैली हुई है। और इस तंत्रिका प्रणाली में कम से कम 500 मिलियन न्यूरॉन्स से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स इसमें होते हैं, और ये पूरे सारे मिलकर हमारे गट को कंट्रोल करते हैं और उसकी हेल्थ को बरकरार रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी ये दोनों ब्रेन आपस में बात करते हैं, यानी जो हमारा ब्रेन और गट ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं इस वेगस नर्व के थ्रू। इसको आप एक हाईवे की तरह समझ सकते हैं जो इस दोनों को लिंक करती है। तो हम आज बात करेंगे अपने फर्स्ट ब्रेन, सेकंड ब्रेन और माइक्रोबायोम के बारे में। दोस्तों, आपको क्या इस बात का एहसास है कि हमारे शरीर में अरबों खरबों से भी ज्यादा माइक्रोब्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रहते हैं। वो अपनी अपनी छोटी छोटी जिंदगियां जी रहे हैं और उनका बहुत असर पड़ता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पर, ओवरऑल वेलबींग पर। और इस माइक्रोबायोम के बारे में जितनी जानकारी आती जा रही है, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं लोग, उससे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। कई सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कम्युनिटी के बीच में जो उनकी सोच है ह्यूमन बॉडी को लेके, गट और ब्रेन को लेके, उन कई सारी धारणाओं में, विचारों में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। डॉक्टर्स अपने ट्रीटमेंट्स, डायग्नोसिस, अप्रोच, कई चीज़ें बदल रहे हैं जैसे जैसे इस माइक्रोबायोम के बारे में जानकारी इकट्ठी होती जा रही है। तो ये माइक्रोबायोम क्या है? ये वो सारे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, खासकर हमारे गट में। यानी कि अगर हम बहुत स्पेसिफिक बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और पूरे ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी हमारा माइक्रोबायोटा है, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी के हेल्थ पर, और आज हम बात करेंगे कुछ खास हमारी ब्रेन के हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। अब दोस्तों, ये माइक्रोबायोम जो हमारे गट में है, ये हमारी GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की फंक्शनिंग और हेल्थ को प्रभावित तो कर सकता है क्योंकि ये गट में ही है। लेकिन क्या ये हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है? तो कुछ दशकों पहले ये मानना था पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब हाल फिलहाल में कुछ दशकों में जो रिसर्च हुई है, कुछ फाइंडिंग्स जो आई हैं, उससे पता चल रहा है कि नहीं, ऐसा सोचना गलत था। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि गट माइक्रोबायोटा हमारी ब्रेन की हेल्थ को और ब्रेन की फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत सारी रिसर्च इस बात पर फोकस की जा रही है कि हमारा माइक्रोबायोम, हमारा स्ट्रेस लेवल माइक्रोबायोम को कैसे अफेक्ट करता है। हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं, तनाव में होते हैं, तो इससे हमारा गट का जो माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन है, जितनी तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पे जो है, माइक्रोब्स वहाँ पे जो हैं, उनमें क्या असर आता है, कितने कितने तरह के वो माइक्रोब्स किस किस तरह के कम हो जा रहे हैं, किस किस तरह के बढ़ जा रहे हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के हमारे कई सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। और ये जो फील्ड है वो अब इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है कि दुनिया भर में अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज के द्वारा कि गट और माइक्रोबायोम, गट और ब्रेन के ये बीच में जो लिंक है उसको सही तरीके से समझा जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कैसे माइक्रोबायोम हमारी गट की और ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं और ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर तक चेंज हो जा रहा है उन माइक्रोबियल कॉम्पोजिशन की वजह से जो हमारे गट में मौजूद है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और हमें से कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी हम किसी तनावपूर्ण माहौल में होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमें गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। किसी का पेट खराब होने लग जाता है, किसी को पेट में दर्द होने लग जाता है, या एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, या कई तरह की गट से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो इस चीज़ों के, यानी ये एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी ये मानना बहुत ही मुश्किल था कि गट माइक्रोबायोम का ब्रेन पे असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। यानी एक ऐसा बैरियर है जो ब्लड और ब्रेन के बीच में है। ब्लड कैपिलरीज जो सप्लाई करते हैं ब्लड हमारे ब्रेन में, ऐसा नहीं है कि ब्लड की सारी चीज़ें ब्रेन में जा सकती हैं।
एक बैरियर होता है जो बहुत ही, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं वो इतनी टाइटली पैक्ड होती हैं कि वो एक बैरियर का काम करता है। हर चीज़ ब्लड में से ब्रेन में नहीं जा पाती है, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही जा पाती हैं। तो माइक्रोब्स के जाने का सवाल तो दूर ही है, माइक्रोब्स भी उस बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में नहीं एंटर कर सकते। इसीलिए ये मानना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था कि माइक्रोब्स हमारे ब्रेन तक जाएंगे और वहाँ कुछ हमारे ब्रेन पर असर डाल पाएंगे। लेकिन अब जो रिसर्च आ रही है उसमें ये दिखाया गया है, अब पाया जा रहा है कि माइक्रोब्स तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, ब्रेन तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन माइक्रोब्स की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, कुछ तरह की खास केमिकल्स वो ऐसे बनाते हैं हमारे गट में रहते रहते ही, जिसका असर हमारे ब्रेन तक हो सकता है। और वो केमिकल्स, वो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स उस बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक जा सकते हैं और आप उसका असर डाल सकते हैं। और ब्रेन पर अगर किसी चीज़ का असर होगा तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग और हमारे बिहेवियर, हमारे बोलचाल, हमारी सोच, हमारी फंक्शनिंग, हर चीज़ पर उसका असर तो पड़ेगा ही। तो कई दशकों तक दोस्तों साइंटिफिक कम्युनिटी ने ओवरऑल पूरे साइंस ने इस बात को इग्नोर किया कि माइक्रोबायोम का क्या असर होगा। ये तो मान लिया गया कि ठीक है, हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS यानी जो हमारे गट की तंत्रिका प्रणाली है वो, और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके बीच में कनेक्शंस तो है, लिंक तो है, कई सारे सिग्नल्स का आदान प्रदान होता है, लेकिन माइक्रोबायोम को इग्नोर किया गया। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ दशकों में जो रिसेंट ब्रेक थ्रू आए हैं, नई नई खोज हुई है, उससे पुरानी धारणा को चैलेंज किया गया और ये धारणा बदली गई, ये सोच बदली गई कि नहीं, वो माइक्रोबायोम भी हमारे इन दोनों के जो कनेक्टिंग लिंक हैं, कनेक्शंस हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। यानी तब उसमें एक और कंपोनेंट ऐड किया गया, माइक्रोबायोम एंटेरिक नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या माइक्रोबायोम गट एंड ब्रेन। तब माइक्रोबायोम गट ब्रेन एक्सिस पर रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए लोग और इस पर बहुत सारी नई नई खोज होनी शुरू हुई। 70 के दशक में दोस्तों इस चीज़ को लेके मोटे तौर पर पहली बार ज़्यादा ध्यान दिया गया और कुछ रिसर्च की गई। उसमें ये दिखाया गया कि अब ह्यूमंस पर डायरेक्ट रिसर्च तो की नहीं जाती है, एनिमल मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, तो माइस यानी चूहों पर एक रिसर्च की गई। उसमें ये दिखाया गया कि अगर हम उनको स्ट्रेस दें, स्ट्रेस इंड्यूस करें, और किस तरह का स्ट्रेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको फूड और वाटर से डिप्राइव किया जाए, वंचित रखा जाए, तो कुछ खास तरह के माइक्रोब्स उनके इंटेस्टाइन में ज़्यादा ग्रो करने लगे। कॉलीफॉर्म या इकोलाई बैक्टीरिया ज़्यादा होने लग गए और कुछ तरह के माइक्रोब्स या बैक्टीरिया का नंबर कम होने लग गया। तो उस दौरान ये पहली बार दिखाया गया था कि स्ट्रेस का असर पड़ सकता है हमारे माइक्रोबायोटा कॉम्पोजिशन पर, यानी किस तरह के बैक्टीरिया हमारे गट में ग्रो करेंगे, किस तरह के कम ग्रो करेंगे, ये इसका स्ट्रेस का उस पर बहुत असर पड़ सकता है। फूड एंड वाटर डिप्रीवेशन वाला स्ट्रेस एक एग्जाम्पल के तौर पर उस समय यूज़ किया गया था, जिससे ये पता लगा था कि हाँ, डायरेक्ट लिंक तो है, अगर स्ट्रेस होता है तो माइक्रोबायोटा का कंपोजिशन चेंज होता है। उसी दौरान ये भी पाया गया कि कुछ खास तरह के स्ट्रेस, जैसे अगर कुछ माइस को, कुछ अग्रेसिव माइस के साथ अगर रखा जाए तो वो भी एक स्ट्रेस होता है। उस तरह की स्ट्रेस की वजह से भी माइक्रोबायोम की कंपोजिशन में, यानी कि कुछ खास तरह के माइक्रोबायोम्स का नंबर घटने लग गया और कुछ माइक्रोबायोम्स का नंबर बढ़ने लग गया। ये चेंजेस भी नोटिस किए गए। यानी सब मिला के उस दौरान ये तय कर लिया गया, ये तो निश्चित हो गया कि स्ट्रेस का असर पड़ता है हमारे माइक्रोबायोटा कंपोजिशन पर, हमारे माइक्रोबायोम पर। लेकिन अभी भी ये तय नहीं हुआ था क्या दो तरफा संबंध है, क्या टू वे कनेक्शन है हमारे गट और ब्रेन में। तो 2004 में वर्ल्ड में कुछ जगह, पूरी दुनिया में कुछ खास जगह जिसमें जापान भी है, वहाँ पे कुछ रिसर्च में पाया गया 2004 में कि हाँ, ये दो तरफा संबंध है। यानी कि सिर्फ स्ट्रेस यानी ब्रेन में कुछ हमारे जो चेंज है वो ही नहीं हमारे गट की माइक्रोबायोम को चेंज कर रहे हैं, गट माइक्रोबायोटा भी हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को और ओवरऑल बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों 2004 की उन कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया कि कुछ खास तरह के माइक्रोबायोम हैं, ऐसे माइक्रोबायोटा की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो हमारी ब्रेन के कुछ केमिकल लेवल्स को काफ़ी ड्रामेटिक रूप से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो वो पहला समय था जब दो तरफा संबंध पाया गया हमारे गट और ब्रेन में। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि माइक्रोबायोटा का क्या असर पड़ता है हमारी ब्रेन की डायरेक्ट फंक्शनिंग पर, उस दौरान कुछ साइंटिस्ट ने डेवलप किया एक जर्म फ्री माइस, यानी ऐसे चूहे जिसमें कोई भी वो माइक्रोबायोम नहीं था। और उसमें उन्होंने धीरे धीरे कुछ खास तरह के माइक्रोबायोम्स इंट्रोड्यूस करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे ये पता लगा कि जिन माइस में वो माइक्रोबायोम नहीं था उनमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था
और उनमें BDNF नाम का एक प्रोटीन कुछ खास ब्रेन रीजन्स में बहुत ही कम था। BDNF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग जैसे कि लर्निंग, मेमोरी, हायर ऑर्डर थिंकिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उन माइक्रोबायोम फ्री माइस में पाया गया कि उनमें BDNF का लेवल, यानी जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका लेवल बहुत ही कम था। अब माइक्रोबायोटा कैसे उस प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है ब्रेन के अंदर, बिना माइक्रोबायोम के, बिना ब्रेन में एंटर किए, ये चीज़ का अभी भी पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा चुका है, नहीं लगाया गया है, और इस पर अभी भी रिसर्च जारी है। लेकिन इससे ये तो ज़रूर क्लियर हो गया था कि एक लिंक तो है जो सिर्फ टॉप डाउन नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ भी है। ऊपर से नीचे की तरफ तो है ही, हमारे ब्रेन से हमारे गट पे तो काफ़ी असर पड़ता ही है ही, लेकिन हमारे गट का भी हमारे ब्रेन पर काफ़ी असर पड़ता है, ये तो तय कर लिया गया था, ये उस समय पता लगा लिया गया था। अब दोस्तों उस रिसर्च के बाद एक पूरी सीरीज ऑफ रिसर्च शुरू हुई, सीरीज ऑफ स्टडी शुरू हुई, जिसमें उस जर्म फ्री माइस का यूज़ करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। कुछ 2011 में कुछ तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो ऐसे माइस हैं जो थोड़े शांत हैं, कम एक्सप्लोरिंग हैं, उनके अंदर अगर हम माइक्रोबायोटा कुछ ऐसे माइस से निकाल के डाल दें जो माइस काफ़ी एडवेंचरस हो, काफ़ी एक्सप्लोरिंग हो, अगर उनकी बॉडी से माइक्रोबायोटा निकाल के हम इस लेस एक्सप्लोरिंग या कम कूद फांद करने वाले चूहों के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर डाल दें, तो ये भी बड़े एडवेंचरस हो जा रहे थे। यानी माइक्रोबायोटा ट्रांसफ़र करने का भी इतना बड़ा असर पड़ रहा था उनके बिहेवियर पर, पूरे एनिमल के बिहेवियर पर। तो ऐसे इस तरह की कई सारे रिसर्च, उस पुरानी रिसर्च करने के बाद बहुत सारी सीरीज ऑफ रिसर्च और फाइंडिंग्स पाई गई, जिससे ये तय हो गया कि हाँ, दो तरफा लिंक तो है हमारे गट और ब्रेन में। अब इस बात पर खोजबीन की जाने लगी कि जो माइक्रोब्स हैं हमारे गट में, वो कैसे, किस तरह की खास केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और जिससे हमारा ब्रेन अफेक्ट हो रहा है। तो ये पाया गया दोस्तों कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कुछ खास तरह के केमिकल मैसेंजर्स बनाते हैं और उसका असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल हम सेरोटोनिन की बात कर सकते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल मैसेंजर है जिसका बहुत असर पड़ता है हमारे मूड पर, क्योंकि ये हमारे ब्रेन में भी होता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 80% सेरोटोनिन जो बनता है हमारी बॉडी में, वो हमारे गट में बनता है। और जो माइक्रोब्स, कुछ खास तरह के माइक्रोब्स इसको बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं हमारे गट में, ये तय कर सकता है कि कितना सेरोटोनिन बनेगा, कितना सेरोटोनिन ब्रेन तक भी जाएगा। ब्रेन में तो बनता ही है सेरोटोनिन, गट में ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, जैसे हमने अभी बात की 80% सेरोटोनिन गट में बनता है। तो कितना सेरोटोनिन बनेगा और कितना ब्रेन तक पहुंचेगा और उसका क्या क्या असर होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस खास तरह के जो माइक्रोब हैं जो सेरोटोनिन बनाने में जिनका हाथ है, वो कितने हैं, कितनी संख्या में है हमारे गट में। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इस पर बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया और कई चीज़ों का खुलासा हुआ। यानी इससे एक चीज़ तो सीधी पता लगती है कि माइक्रोब्स, जितने भी माइक्रोबायोम हैं, उनमें से कुछ खास माइक्रोब्स जो ये केमिकल मैसेंजर्स बनाते हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे मूड पर पड़ेगा। यानी हमारा मूड कैसा है, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, ये बहुत निर्भर करेगा कि हमारा गट माइक्रोबायोटा कैसा है, उनकी कंपोजिशन कैसी है, वो हेल्दी है कि नहीं। और यही कारण है दोस्तों कि हम बहुत सारी जो मेडिसिन लेते हैं उसका असर हमारे गट माइक्रोबायोटा पर पड़ता है। और अगर गट माइक्रोबायोटा पर असर पड़ेगा तो उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारी वो केमिकल मैसेंजर्स पर भी पड़ेगा, जो हमारे ब्रेन पर अच्छे असर डालते हैं या ब्रेन पर उनका अच्छी फंक्शनिंग में उनका हाथ होता है। तो इसलिए हमारे मूड पर भी उसका असर पड़ता है। यानी कोई भी चीज़ अगर हम अपने शरीर में डालते हैं, खाते हैं, चाहे वो हमारा भोजन हो, दवाइयाँ हो, अगर वो हमारे गट माइक्रोबायोटा को अफेक्ट कर रही हैं तो हमारे पूरे ब्रेन को, फंक्शनिंग को, हमारे बिहेवियर को भी अफेक्ट जरूर करेंगे। अब दोस्तों छोटी छोटी ये इन्फॉर्मेशन तो सामने आ रही है, कुछ छोटे छोटे पजल के पीसेस तो सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बड़ा पिक्चर अभी भी बाकी है कि गट और ब्रेन में डायरेक्ट रिलेशन कैसा है और कैसे ये मेंटेन होता है। खास तौर पर गट का डायरेक्ट असर क्या क्या पड़ता है हमारे ब्रेन पर और कितनी तरह से पड़ता है, इसका अभी पूरा बड़ा पिक्चर आना बाकी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स तो माइस मॉडल्स, एनिमल मॉडल्स पर किए जाते हैं।
डायरेक्ट ह्यूमंस पर, ह्यूमन ब्रेन पर, ह्यूमन के गट पर तो डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट्स किए नहीं जा सकते। लेकिन कुछ छोटी मोटी रिसर्च ज़रूर है दोस्तों जो ह्यूमंस पर की गई हैं, इंसानों पर की गई हैं, जिसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट देने के बाद उसका असर देखा जाता है। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कुछ खास तरह के माइक्रोब्स जो हम कुछ चीज़ें पी कर या खाकर हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी में उनका नंबर बढ़ाया जा सकता है। तो ये प्रोबायोटिक्स का कुछ असर पाया गया है, कुछ अच्छे असर देखे गए हैं, जिसमें कुछ खास तरह की स्पीसीज़, बैक्टीरियल स्पीसीज़ का कल्चर या लिक्विड या ड्रिंक के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो उनका अच्छा असर पड़ता है। डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब भी करते हैं या कई बार हम अपने तरफ से भी कुछ प्रोबायोटिक्स पर ध्यान देते हैं। और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो फाइबर सप्लीमेंट्स हैं, जो एक तरह का भोजन है हमारे उन गट माइक्रोबायोटा के लिए। वो हमारे गट माइक्रोबायोटा उस पर फीड करते हैं, उनको ही खाकर उनका गुजारा होता है और फिर उनकी फंक्शनिंग होती है, वो हेल्दी रहते हैं। तो प्रीबायोटिक का भी असर बहुत अच्छा पाया गया है, कुछ ह्यूमंस पर स्टडीज़ हुई हैं। और बहुत सारे प्रीबायोटिक्स बहुत सारे नट्स में, बहुत सारे लेग्यूम्स, लेंटिल्स और बहुत सारी सब्जियों में होते हैं, जिनको अगर हम खाएँ तो हमें इस तरह के फाइबर सप्लीमेंट्स हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जिनको फीड करके वो हमारा गट माइक्रोबायोटा हेल्दी रहे और अच्छे से फंक्शन करे और हमारी पूरी बॉडी और ब्रेन भी बहुत ही सुचारू रूप से, बैलेंस्ड रूप से चलता रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने गट माइक्रोबायोम का ध्यान दें और उनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा गट माइक्रोबायोम हेल्दी रहा तो ही हमारी पूरी बॉडी, हमारा ब्रेन हेल्दी रहेगा। अब दोस्तों आज के टाइम की बात करें तो आज की रिसर्च इस बात पर फोकस कर रही है कि उस माइक्रोबायोम में कौन सी ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो 8, 10, 100, 1000 हो सकते हैं, जिनका हमारे गट में होना बहुत ही ज़रूरी है और उसके अच्छे असर पड़ते हैं। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि वो कौन कौन से अच्छे असर डालने वाले माइक्रोब्स हैं, ज़्यादातर वो माइक्रोब्स तो अच्छे ही होते हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन से खास है जिनका होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर में, तो उसको एज अ ट्रीटमेंट और थेरेपेटिक अप्रोच की तरह भी आज के समय में देखा जा रहा है। और आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा दोस्तों कि हम कुछ खास तरह की पिल्स लें, कुछ दवाइयाँ लें, जिसमें कुछ खास तरह के डिज़ाइंड या प्यूरिफाई किए गए माइक्रोब्स हैं, कुछ बैक्टीरियल स्पीसीज़ हैं, जिनको हम दवाई के फॉर्म में लेंगे और हमारे गट माइक्रोबायोम को एनरिच करने में, हेल्दी रखने में उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस बात पर भी बहुत रिसर्च आज के टाइम में जारी है। तो ये था दोस्तों हमारे ब्रेन, सेकंड ब्रेन और माइक्रोबायोम के बीच में लिंक, और कुछ तरह की रिसर्च हमने डिस्कस की और ये हमारे कैसे हमारी ओवरऑल वेलबींग से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, इसमें हम किसी नए विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही रोचक होगा और हमारी रोज़ाना ज़िंदगी से, हमारी डेली लाइफ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।